स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में। आज का ऑडियो आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और चीफ लीगल ऑफिसर ब्रैड स्मिथ के ब्लॉग लेसन्स फ्रॉम लास्ट वीक्स साइबर अटैक और द हिंदू अखबार में छपे संपादकीय हेल्ड एट रैंसम ऑन द रीसेंट रैंसमवेयर अटैक्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए इस लेख की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि रैंसमवेयर वानाक्राई वायरस अटैक क्या है और भारत की साइबर सुरक्षा इससे कैसे जुड़ी है। विगत सप्ताह दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में साइबर हमले से खलबली मच गई। माना जाता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है। इसने पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों को निशाना बनाया। इसमें हैकर्स कंप्यूटर सही करने के बदले बिटकॉइन में फिरौती मांगते हैं। साइबर हमले के शिकार देशों में ब्रिटेन की हेल्थ सर्विस, स्पेन का टेलीकॉम नेटवर्क, रूस के सरकारी कंप्यूटर और चीन, जापान, भारत, ब्राजील के कई फर्म या संस्थान आदि को निशाना बनाया गया। भारत में आंध्र प्रदेश के पुलिस कंप्यूटर्स के साथ साथ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदि शहरों के लगभग 40,000 कंप्यूटर्स इस वायरस से प्रभावित हुए। साइबर रिस्क मॉडलिंग फर्म साइनेस का अनुमान है कि इससे तकरीबन $4 अरब की आर्थिक क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि साइबर हमले को वानाक्राई रैंसमवेयर नाम के मैलिशियस सॉफ्टवेयर के जरिए अंजाम दिया गया। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिर से इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सकता है। तो क्या इस तरह के हमलों के सामने हम बेबस हैं? सवाल उठता है कि यह रैंसमवेयर वानाक्राई क्या है और यह कैसे फैलता है। इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं? भारत की साइबर चुनौतियां क्या हैं और इससे निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयास कौन से हैं? इस वायरस का पूरा नाम वानाक्राई रैंसमवेयर है। यह बाकी के वायरसों से अलग है। अगर आप किसी भी वायरस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके फाइल को नष्ट करता है, लेकिन रैंसमवेयर वायरस डेटा नष्ट या चोरी नहीं करता, बल्कि ये डेटा को एन्क्रिप्ट कर लेता है। डेटा एन्क्रिप्ट करने का मतलब है कि जब तक वायरस न चाहे तब तक हम उस डेटा को पढ़ नहीं सकते। अगर रैंसमवेयर वायरस एक बार आपके पीसी या डिवाइस में गया तो सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर लेता है। ये वायरस डेटा को फ्री करने के लिए बिटकॉइंस में पैसे मांगता है और आप जब पैसे पे करते हैं तो ये वायरस अपने आप चला जाता है। यहाँ सवाल उठता है कि इस हमले में डेटा फ्री करने के लिए बिटकॉइंस के रूप में ही पैसा क्यों मांगे गए, वो भी $300। दरअसल बिटकॉइंस एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। भारत में एक बिटकॉइन का मूल्य लगभग $1.25 लाख है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें लेन देन गुमनाम रहता है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत भी नहीं है। तो समझा जा सकता है कि साइबर अटैकर्स ने बिटकॉइंस में फिरौती की मांग क्यों की। यदि इस वायरस की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो सच्चाई यह है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अन्य देशों के डेटा चोरी करने के लिए इस वायरस का इजाद किया, लेकिन बाद में कुछ हैकर्स ने इसकी जानकारी को चुरा लिया और अब दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हाल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इस वायरस का समाधान खोज लिया है, लेकिन अमेरिका की साइबर सुरक्षा ठोस होने का मतलब यह कतई नहीं कि सारी दुनिया साइबर चुनौतियों से मुक्त हो गई। इसलिए वैश्विक समुदाय को फरवरी 2017 में हुए डिजिटल जेनेवा कन्वेंशन के टेलिंग मैनुअल्स को मानते हुए साइबर वारफेयर ट्रीटी को अधिक से अधिक प्रासंगिक और सहयोगात्मक बनाए जाने की जरूरत है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत में दिन ब दिन इंटरनेट यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। IAMAI IMRB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 45 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। वर्तमान सरकार ने भी इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोटबंदी के बाद सरकार ने भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल गवर्नेंस की मान्यता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। कहने का मतलब यह कि भारत में भी अधिकांश काम इंटरनेट आधारित होता जा रहा है, चाहे वह बैंकिंग हो, रक्षा हो, शिक्षा हो या अर्थव्यवस्था। तो लाजमी है कि रैंसमवेयर जैसे हमलों से भारत की साइबर चिंता भी बढ़ जाती है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2000 में ही साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून बनाया। इसके तहत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के दंड विधान बनाए गए। पीड़ित व्यक्ति को 5 करोड़ का मुआवजा
और साइबर आतंकी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह अंतर्देशीय कार्रवाई की बात करता है। इसके अलावा हाल में बने वॉर डॉक्ट्रिन में साइबर हमलों से बचाव के लिए नौसेना से मिलकर नए सॉफ्टवेयर विकसित करने की बात और किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग की बात कही गई है। इसके अलावा साइबर थाने की स्थापना से लेकर साइबर स्वच्छता केंद्र तक की स्थापना की गई है। यानी भारत की साइबर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकारी प्रयास तेज हुए हैं। हाँ, लेकिन आधार कार्ड और परमाणु खुफिया डाटा की सुरक्षा को लेकर और सख्त होना जरूरी है। हालांकि सरकार का कहना है कि आधार कार्ड या परमाणु बम आदि डेटा को महत्वपूर्ण सूचना संरचना ढांचा यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सुरक्षित रखा जाता है, जिसे भेद पाना असंभव है। देखा जाए तो भारत सरकार समेत सारी दुनिया की सरकारों ने अपने देश की साइबर सुरक्षा के प्रति विभिन्न उपाय किए होंगे। फिर भी यह समझने की जरूरत है कि साइबर क्षेत्र में अधिकतम सुरक्षा की तो जा सकती है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा यानी एब्सोल्यूट सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए भविष्य की चुनौतियों को पहले से भांपने के लिए सामूहिक भागीदारी के तहत एक एकीकृत वैश्विक साइबर कमांड सिस्टम बनाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा साइबर कानून को मजबूत करते हुए किसी भी देश के साइबर अपराधी को पीड़ित देश को सौंपने और उसे सजा देने की वैश्विक सहमति भी जरूरी है। संभव है रैंसम मालवेयर से भी बड़ा हमला आगे दुनिया झेले, इसलिए इससे निपटने के लिए विश्व समुदाय को एकल के साथ साथ सामूहिक भागीदारी को भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि नवाचार द्वारा अधिकतम साइबर सुरक्षा प्रदान की जा सके। अब तुरंत नोट करिए इस लेख से जुड़ा हुआ सवाल क्या बनता है। सवाल है कि भारत की साइबर सुरक्षा चिंताओं को समझाते हुए रैंसमवेयर वानाक्राई वायरस के परिप्रेक्ष्य में इससे निपटने के उपायों का मूल्यांकन करें। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।